मेरा नाम आलिया है। मेरी शादी एक बहुत बड़े ज़मींदार से हुई थी। मेरे पति मरने के बाद बहुत सारी ज़मीन और जायदाद छोड़ गए थे और उनकी मृत्यु के बाद सारी जायदाद मेरी मुट्ठी में भी आ गई थी। हमारे ज़मीनों के चर्चे दूर दूर थे। गांव में, शहर में हमने खेत के बीचों बीच एक हवेली जैसा घर बनाया हुआ था और घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और नौकर चाकर भी थे। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। मैंने अपने बेटी को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजा हुआ था। मेरे दिल में एक बड़ा अरमान था कि मैं अपने बेटे की शादी किसी बड़े घर में करूंगी और इतनी धूमधाम से करूंगी कि कम से कम 5 गांव के लोग तो शादी में ज़रूर शरीक होंगे। कई पादरियों से और कई मैरिज ब्यूरो से मैंने रिश्ते ढूंढने के लिए काम पर लगाया हुआ था और उन लोगों से कहा कि मुझे ऐसी बहू चाहिए जो चाँद को भी फेल कर दे, और मैंने अपनी निगाह में भी लड़की देखना शुरू कर दिया था। उन्हीं दिनों में थोड़ा सा शक हुआ मेरा बेटा किसी लड़की के चक्कर में है, क्योंकि रात को उसके कमरे से बातें करने की आवाज़ें सुनाई देती थी। वह फ़ोन पर लगा रहता था। मैं परेशान हो गई थी। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे ने कहा कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। मैंने पूछा कौन है, तब उसने आलिया का नाम लिया, जो एक मजदूर की बेटी थी। मैं उस पर चीख पड़ी, तुम हमारे खानदान की ना कटवाना चाहते हो और बदनामी करवाना चाहते हो। मगर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैंने अपने बेटे की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था और मुझे लगा कि कुछ दिनों तक वह भूल भी जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा किस्सा सामने आया कि मेरे होश ही उड़ गए। मैं अपनी हवेली में बैठी थी जब मेरा बेटा वहाँ आ गया। उसके साथ अलीना थी। मैंने पूछा कि यह यहाँ इसे क्यों लाया है। तब मेरे बेटे ने बताया कि यह आपकी बहू है। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे बेटे ने उस मज़दूर की लड़की से शादी कर ली थी। ना वह बहुत खूबसूरत थी, बल्कि पूरे गांव में इतनी सुंदर लड़की नहीं थी। मगर मैं अपने ख़ानदान में अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। आज मेरे ख्वाब टूट कर चकनाचूर हो गए थे, क्योंकि मेरे बेटे ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी। मैं उसे घर से नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी और मैं अपनी आंखों से उसको ओझल बिल्कुल नहीं होने देना चाहती थी। अपने बेटे को मैंने कई बार कहा, बेटा तुम्हारा दिल भर जाए तो उसको छोड़ देना, मगर मेरे बेटे ने मेरी एक बात भी नहीं मानी। लोगों ने भी खूब बातें बनाई थी, इतनी बड़ी हवेली की बहू एक मजदूर की बेटी है। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे घर में आना छोड़ दिया था। मुझे अपनी बहू से नफरत होने लगी थी। मैंने उसके साथ बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। बात बात पर मैं उसे डांटने लगी थी और उससे बातें सुनाती थी। लेकिन मेरी बहू ना सिर्फ यह सब बर्दाश्त करती थी, बल्कि मुझे खुश रखने की भी कोशिश करती थी। वह घर के सारे काम खुद ही किया करती थी और मेरी नज़रों में अपनी जगह बनाना चाहती थी। दूसरी तरफ मेरा बेटा तो बीवी का गुलाम था। उसकी मंजूरी के बिना वह कोई काम नहीं करता था। मेरे कहने के बाद भी उसकी हर बात मानता था। मेरी बहू ने मुंह से निकाला नहीं कि हर चीज़ उसकी पूरी करता था। वह रानी बनकर सारे घर में घूमती रहती। यह सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जलती रहती। मेरा दिल चाहता कि किसी न किसी तरह से यह ख़त्म हो जाए, लेकिन समझ नहीं आता था कि क्या करूं। एक दिन मेरी सहेली मुझसे मिलने के लिए आई और मेरी बहू को देखकर वो हैरान रह गई और मुझसे कहने लगी कि तुमने इतनी नीच जाति के ख़ानदान वाली लड़की से अपना रिश्ता जोड़ लिया है। तो मेरी सहेली ने मेरी सारी कहानी सुनकर मुझे एक राय दी, जिसे सुनकर मैं डर गई। मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था कि मैं अपनी बहू से छुटकारा पा सकूं। एक दिन मैं और मेरी बहू उस हवेली में अकेले थे। मेरी बहू बाथरूम में नहाने चली गई थी और मैंने सपेरे वाले से बात की हुई थी। उस वक्त मौका देखकर मैंने उसको घर ही बुला लिया था और कहा कि मुझे अपनी बहू को सांप से डसवाना है। वह पैसों के लालच में आ गया। यह काम मुझे आनन फानन में करना था। फिर उसने वैसा ही किया। मैंने उससे कहा कि तुम बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना और बहू को अंदर ही रहने देना। यह सोचकर ही मैं खुश हो गई थी, उसके चीखने की आवाज़ सुनकर। जैसे ही बहू ने बाथरूम के अंदर का दरवाज़ा बंद कर लिया, तो बाहर से भी सपेरे वाले ने कुंडी लगा दी। जल्दी ही बहू के चीखने की आवाज़ें आने लगी थीं। मैंने अपने बेटे को फ़ोन कर दिया, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, मम्मी, मेरी बीवी को सांप ने डस लिया है और यह इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर मैं बेटे को झूठी तसल्ली देने लगी और फिर बैठकर बहू की मौत की खबर का इंतज़ार करने लगी। रात का 1 बजा होगा। इधर मेरे बेटे ने अस्पताल से फ़ोन किया और कहा, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। बहुत ही खतरनाक और जहरीले सांप ने उसे काट लिया था और मैं वक्त पर उसे अस्पताल नहीं ला पाया और जहर सारे बदन में फैल गया था। यह खबर सुनकर कि मेरी बहू मर गई है, अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी।
मैं खुशी से फूली न समा रही थी। फिर मेरे बेटे ने अपनी बीवी को मेरी आंखों के सामने ही कब्र में उतारा था। मेरी बहू की कब्र की आखिरी विदाई देखकर मैं थोड़ा सहम गई थी, मगर फिर खुद को यह कहकर खुश कर दिया कि मैंने अपने रास्ते का कांटा निकाल दिया है। मेरी बहू की मृत्यु के बाद मैं बहुत खुश हो गई थी। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी, यह सपना देखने लगी थी। मैंने एक दिन अपने बेटे से यह बात कह दी, मगर मैं अपनी बात पूरी न कह सकी क्योंकि मेरा बेटा अभी बीवी के गम में डूबा हुआ था। मैंने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। करते करते 2 महीने बीत चुके थे। अब मुझे अपने बेटे से ज़रूरी बात करनी थी। उस रात मैं सारी रात जागती रही और सोचती रही कि मैं अपने बेटे को कैसे दूसरी शादी के लिए तैयार करूंगी। मैं अपने बेटे को मनाने की पूरी कोशिश में थी। मैं भी अपने पूरे जोश में थी। सारी रात नींद ना आई। आधी रात को प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकल आई। वापसी पर सोचा कि एक बार देखूं मेरा बेटा सो रहा है या जाग रहा है। यह सोचकर मैं अपने बेटे के कमरे में पहुंच गई, लेकिन वहां देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे बेटे के कमरे के पास पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे बेटे के कमरे की लाइट जल रही है। मैं घबरा गई और अंदर जाने की कोशिश करने लगी कि एक लड़की की आवाज़ सुनकर मेरे कदम रुक गए। यह एक औरत की आवाज़ थी और मैं यह सोचकर डर रही थी कि पूरी हवेली में मेरे अलावा और कोई लड़की मौजूद नहीं है। फिर यह आवाज़ कैसी? लेकिन मेरा बेटा किसी औरत से बातें करने में बिजी था। कुछ देर के बाद वहाँ से अपने कमरे में भाग आई। वापस आकर मैं काफ़ी हैरान हो गई थी कि वह औरत कौन है, और कहीं मेरे बेटे ने दोबारा किसी लड़की को तो पसंद नहीं कर लिया, और इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा था। इस वजह से मैं और परेशान हो रही थी। यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह नाश्ते की मेज़ पर अपने बेटे की शादी की बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरा बेटा मेरी हर बात इग्नोर कर रहा था, जैसे उसे मेरी बात का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था। किसी और की आवाज़ सुनकर मैं पहले ही परेशान थी। मैं सोच रही थी कि क्या हो सकता है, मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है। मैं जानना चाहती थी कि हकीकत क्या है। कहीं उसे फिर से किसी लड़की से प्यार तो नहीं हो गया। सारा दिन मैं उसी सोच में डूबी रही। कहीं मेरे बेटे को किसी और औरत से प्यार तो नहीं हो गया। मैं उस दिन को याद करने लगी थी। शादी से पहले मेरा बेटा छुप छुप कर मजदूर की बेटी से मुलाकात किया करता था। मैंने कई बार उन दोनों को साथ में छत पर देखा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मेरा बेटा मजदूर की बेटी से शादी कर लेगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देने वाली थी। मैं किसी और से शादी नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए मैंने दोबारा अपने बेटे के कमरे के बाहर चक्कर लगाने का फ़ैसला कर लिया। रात को जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि आधी रात बीत गई है, मैं अपने बिस्तर से उठी और किचन में चली गई। पानी पीने का बहाना करके कमरे से निकल आई। मैंने अपने बेटे के कमरे की तरफ चली गई। वहाँ एक बार फिर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बेटे के कमरे की लाइट जल रही थी, बल्कि अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ें भी आ रही थीं। मैं दीवार से कान लगाकर आवाज़ सुनने लगी, मगर आवाज़ थोड़ी कम थी, इसलिए मैं सुन नहीं पाई। वह आवाज़ किसी लड़की की ही थी। मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्यों न खिड़की से अंदर झाँक कर देखूं। यही सोचकर मैं खिड़की की तरफ बढ़ गई। खुद को मैंने कंबल से ढका हुआ था ताकि मुझे कोई देख ना सके। मैं धीरे धीरे खिड़की की तरफ पहुंच रही थी। खिड़की खोलकर मैंने अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। एक औरत थी जो मेरे बेटे से बात कर रही थी। उस लड़की की पीठ मेरी तरफ थी। उसका चेहरा नहीं देख सकी और मैं उससे काफ़ी दूर भी थी, इसलिए आवाज़ भी साफ सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। मैं सोचने लगी कि आखिर यह आवाज़ किसकी हो सकती है, और यह आवाज़ मैंने पहले सुनी थी। मैंने दिमाग पर जोर डालकर जानने की कोशिश की, जो आवाज़ मैंने सुनी यह किसकी है। ऐसे सोचते सोचते 3-4 रोज़ तक निकल गए और मैं रोज़ अपने बेटे के कमरे तक आती और जानने की कोशिश करती आवाज़ वाली औरत कौन है, मगर नाकाम हो जाती। मुझे लगता है गांव की किसी लड़की की आवाज़ है। एक रात मेरी परेशानी बढ़ने लगी थी। अगले दिन मैंने अपने बेटे से कहा कि अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वह कहने लगा, हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन मैं इस बार भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा। तब मैं बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि यकीनन उस लड़की की बात कर रहा होगा जो उसके कमरे में रात को बात करने के लिए आती है। मेरा बेटा उस दिन जल्दी जल्दी में था। वह बात पूरी नहीं होने दिया और घर से चला गया, जबकि मैं उससे यही पूछना चाह रही थी कि रात को तुम्हारे कमरे में कौन सी लड़की होती है, मगर मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैं अपने बेटे के कमरे में गई तो वहाँ मैंने किसी लड़की के कपड़े देखे। मतलब साफ हो गया कि कोई लड़की यहाँ आती थी।
कई दिन मैंने जाकर पहरा देना शुरू कर दिया, मगर मुझे नींद नहीं आती थी। मैं उस लड़के को देखना चाहती थी कि वह कौन है। रात भर किसकी चीखने की आवाज़ें कमरे से बाहर आती हैं। मुझे डर लगता था। एक दिन मैंने अपने बेटे के कमरे में जाने का फैसला कर लिया। मेरे बेटे के साथ वो लड़की कौन है? मेरा बेटा सारा दिन ज़मीनों के काम में लगा रहता था और शाम होते ही घर आ जाता था। मैं शाम होने से पहले ही अपने बेटे के कमरे में चली गई और अंदर जाकर एक खिड़की के पर्दे के पीछे छिप गई और अपने बेटे का इंतज़ार करने लगी। रात हुई तो मेरा बेटा अपने कमरे में आ गया और इधर उधर भटकने लगा। मैं उसकी हर हरकत पर नज़र रखी हुई थी। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कालीन को हटा दिया। यह सब देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था कि मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन नीचे एक फ़र्श था और सीढ़ियाँ थीं। मैं हैरान हो गई थी कि मेरे घर में खुफिया सीढ़ियाँ भी हैं और मुझे पता ही नहीं था। गौर से देखा तो सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी। यह सब देख मेरा दिमाग चकरा गया। उसका अगला पल तो उससे भी ज़्यादा डराने वाला था, क्योंकि जब मैंने उस लड़की का चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। मेरा दिल घबरा गया और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में बिस्तर में पाया और मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। खुद को अस्पताल में देखा तो मैं घबरा गई और दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं यहाँ कब और कैसे आई। तो मुझे सब याद आ गया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नर्स के साथ मेरा बेटा अंदर आया। मुझे देखकर वह खुश हो गया और आकर मुझसे लिपट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर नर्स ने मेरा चेकअप किया और चली गई ना। उसके जाने के बाद मैंने अपने बेटे को देखा और उससे पूछा। अभी बात मैं कहने ही वाली थी कि मेरे बेटे ने मेरी बात काट दी। कहने लगा, मम्मी मैं जानता हूँ अब क्या कहने वाली हैं, लेकिन अभी आपकी तबीयत ख़राब है। मैं नहीं चाहता किसी और वजह से आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए। अभी आप सब यह सब सोचना छोड़ दीजिए और आराम कीजिए। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपको सारी बातें खुद बता दूँगा। इतना कहकर मेरा बेटा चला गया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। मैं सोचने लगी कि जो मैंने देखा वह कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जिस लड़की को मैंने अपने बेटे के कमरे में देखा था वह हूबहू मेरे बहू की शक्ल की थी। उसको देखते ही मैं बेहोश होकर गिर गई थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैंने जिसे देखा था वह कोई और लड़की थी या मेरी बहू। ऐसे भी तो हो सकता है कि मुझे उसका चेहरा अपनी मरी हुई बहू जैसा हूबहू लग रहा हो, क्योंकि मेरी बहू मर चुकी थी और मेरी नज़रों के सामने उसे दफनाया गया था। मैं इस बात को सोच सोच कर डर के मारे काँप रही थी। 2 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो मेरा बेटा मुझे घर ले आया। घर आते ही मैंने सबसे पहले अपने बेटे से वही सवाल किया, मगर मेरी बात पूरी नहीं हो सकी। मेरा बेटा बाहर गया और थोड़ी देर बाद में वापस आया। उसके साथ एक लड़की थी जो कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की बहू थी। उसे देखकर मैं बिल्कुल हिल गई। मैं फ़ौरन उठ खड़ी हुई। डर के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा जिस्म डर से कांपने लगा था। मैं इतनी डर रही थी कि पूरी ज़िंदगी में मैंने इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। मुझे इतना डरा हुआ देखकर मेरे बेटे ने मुझे सहारा दिया और संभाला, फिर बिठाया। मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मम्मी मैं जानता हूँ कि आपने मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की थी, मगर वह मरी नहीं थी। फिर मेरी बहू और बेटे ने मिलकर मुझे सारी कहानी सुनाई। मेरी बहू ने बताया कि जिस दिन मेरी सहेली आई थी और सपेरे से कटवाने की बात कह रही थी, बहू ने सब सुन लिया था और अपने पति को बता दिया था। जैसे ही वह सपेरे वाला कमरे में जहरीला सांप छोड़ गया था, कमरे में एक और छुपे हुए सपेरे ने उसे पकड़ लिया था। मेरी बहू ने जल्दी से बुलवा कर कमरे में उसको छुपा रखा था और फिर खुद नहाने का बहाना करके वॉशरूम में चली गई थी। फिर मेरे बेटे ने आकर अपनी पत्नी की तबीयत के ख़राब का बहाना किया और उसे अस्पताल ले गया था और वहाँ मर जाने का नाटक किया था और फिर मुर्दाघर से किसी लाश को लेकर आ गया था और इसी लाश को दफनाया गया था। वह मेरी पत्नी नहीं बल्कि मुर्दाघर से एक लाश उठाकर लाया था। मेरे बेटे ने बताया कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि आप दोबारा मेरी पत्नी की जान ले सकती थी। आपकी बहू बहुत अच्छी है, वह चाहती तो आपको जेल भी करवा सकती थी। यह छोटे घर की ज़रूर है, लेकिन छोटे दिमाग की बिल्कुल नहीं है। आलिया ने सोचा कि नीचे तहखाने में रहकर मैं अपना गुजारा कर लूँगी। पापा ने हवेली को बनाते समय कुछ खुफिया दरवाजे और सीढ़ियाँ बनाई थी। हमने उसी का सहारा लिया। अक्सर बड़े लोग ऐसा करते हैं हवेली बनवाते वक्त। आलिया ने कहा कि उससे आपकी मम्मी को मरे हुए का एहसास भी होगा और फिर समस्या भी ठीक हो जाएगी। फिर मेरे बेटे ने बताया कि उसकी पत्नी रात होते ही तहखाने से ऊपर आ जाया करती थी और इसी तरह से हम हर दिन खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगे थे।
यह सब सुनकर मारे शर्म के मैं ज़मीन में गड़ी जा रही थी। मुझे अपने छोटेपन का एहसास हो रहा था। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। मैंने अपनी बहू के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की थी और उसे कितना सताया था, लेकिन हर बार उसने मेरा फ़ायदा ही सोचा। मैं अपने बेटे और बहू से माफ़ी मांगने लगी। फिर मेरी बहू ने कहा, मम्मी आप माफ़ी मत मांगो। और फिर मेरा बेटा बहू दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया। हम अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहने लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने अपनी बेटी को कबूल कर लिया था। फिर मैंने गांव में एक बड़ी दावत पार्टी रखी। उसमें गरीब अमीर सभी को मैंने दावत दी। मैंने सबके सामने अपनी बहू को कबूल कर लिया था। लोगों ने आवाज़ उठाई कि यह तो मर गई थी, मगर मैंने लोगों को बताया कि यह मेरी साजिश थी उसे मारने की, और उन सभी लोगों के सामने मैंने प्रॉपर्टी और जायदाद बहू के नाम कर दिया। हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं हूँ आपकी रात की हमसफ़र रोहिणी लांबा। ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को सुनने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।